ओके बेटा, इनहेरिटेंस और हेरिडिटरी में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझाया गया था। हमने कहा था कि इनहेरिटेंस के अंदर सिर्फ हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग नहीं पढ़ते, बल्कि इनहेरिटेंस के प्रोसेस में हम ट्रांसमिशन के साथ जो वेरिएशंस आती हैं उनको भी स्टडी करते हैं। क्लियर है पॉइंट? तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो बेटा वो आएगा हेरिडिटी के अंदर। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, या कैरेक्टर अगर नहीं लिखना है ना आपने तो बेटा इसको ब्रैकेट में इस तरह से ट्रेड्स लिख लें। ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, ये होगी आपकी हेरिडिटी। तो अलोंग विद द हेरिडिटी हम सेकंड कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं वेरिएशंस का। वेरिएशंस का रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है मियोसिस, और मियोसिस में होने वाली क्रॉसिंग ओवर। इन दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो इनहेरिटेंस आएगा। इनहेरिटेंस में बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ अगर ट्रेड्स की बात की जाती है तो बेटा जो ट्रेट है उसको कंट्रोल करने में जो बेसिक रोल होता है वो होता है आपके क्रोमोसोम्स का। किस चीज का? क्रोमोसोम्स का होता है। क्रोमोसोम्स हमें विजिबल कहां पर, दिखाई कहां पर देते हैं? अगर एक नॉर्मल सेल है आपके पास, बेटा ये सेल है, अगर ये सेल डिवीजन में नहीं है, यानी कि ये सेल अभी कहीं इंटरफेज में है, तो इंटरफेज के दौरान आपको इसके जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये, या फिर कैरियोथीका भी बोलते हैं, या न्यूक्लियर इन्वेलप कर लें, ये जो बेटा न्यूक्लियर इन्वेलप होती है इसके अंदर जो जेनेटिक मेकअप होता है डीएनए, वो इस तरह से डिस्पर्स्ड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और वो जो डिस्पर्स फॉर्म है बेटा, डिस्पर्स फॉर्म, कंडेंस फॉर्म नहीं है। कंडेंस का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। अब ये डिस्पर्स फॉर्म है, तो इस डिस्पर्स फॉर्म को क्या नाम देंगे? दिस वन इज नोन एज क्रोमाटिन। क्या नाम देंगे? और क्रोमाटिन बेटा किस फेज में हमें दिखाई देगा? इंटरफेस के अंदर दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही सेल इंटरफेस से निकलकर सेल डिवीजन में जाएगा तो क्रोमाटिन कंडेंस होगा। यानी कि अगर क्रोमाटिन को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे कि क्रोमोसोम की जो डी कंडेंस्ड फॉर्म है, कंडेंस फॉर्म नहीं, कौन सी? डी कंडेंस्ड फॉर्म, या डिस्पर्सिव कह लें, ठीक है, यानी कि बिखरी हुई। द डी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमाटिन। और क्रोमोसोम्स को कैसे डिफाइन करेंगे? द थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, द थिन thread like structure that is visible inside the cell only during cell division। thin thread like structure जो सेल के अंदर सिर्फ तभी दिखाई देंगे जब क्या होगी? सेल डिवीजन होगी। उसको क्या नाम देंगे? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम दो लफ्जों से निकला था, एक था क्रोम और दूसरा था सोमा। क्रोमा का मतलब था कलर और सोमा का मतलब था बॉडी। अच्छा बेटा, जब ना साइंटिस्ट ने कलर किया, यानी कि स्टेन डाई किया सेल को डाई किया, उन्होंने ना इसके ऊपर एक डाई फेंका, बेसिक डाई। एसिड और बेस में तो फर्क पता होगा आपको अच्छे से, राइट? तो उन्होंने एक बेसिक डाई लिया और इसके ऊपर फेंका, सेल के ऊपर। तो बेटा सेल का जो न्यूक्लियोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म था, किसी भी हिस्से ने किसी किस्म का कोई कलर नहीं पकड़ा, सिवाय एक हिस्से के, वो था सेल के सेंटर में। और उसको क्योंकि वो जो कलर, वो जो हिस्सा था सेल के सेंटर में वो कलरफुल हो गया, तो हमने उसी के बेस पर नाम दे दिया कि एक ऐसी बॉडी जो कि कलर रखती है, सेल के अंदर पाई जाती है, उसका नाम क्या है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम्स को अगर कोई बच्चा डेफिनेशन भूल जाता है ना, समटाइम हम भूल जाते हैं डेफिनेशंस, तो आप इसको ऐसे करना, आप कहना द कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमाटिन इज नोन एज क्रोमोसोम एंड डी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमाटिन। तो एक तीर से दोनों शिकार कर लेना। क्लियर है? चलें जी। बहरहाल अगर आपने कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है तो आप इसको ऐसे लिखिए, क्रोमोसोम्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज विजिबल इन सेल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन।
ओके जी, अब बेटा अगर हम एक ह्यूमन सेल ले लेते हैं, ह्यूमन सेल, तो ह्यूमन सेल में कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? 46 पाए जाते हैं। अब ये जो 46 है, इन 46 क्रोमोसोम्स में से हर एक क्रोमोसोम की एक डुप्लीकेट कॉपी मौजूद है, और क्रोमोसोम्स की जो डुप्लीकेट कॉपी होगी डैट इज नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी कि ऐसे क्रोमोसोम जिनकी बेटा शेप एक जैसी है, जिनकी लेंथ एक जैसी है, लेकिन फर्क आएगा तो उनकी वर्किंग में आएगा। अब वर्किंग में कैसे फर्क आएगा वो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का जो जोड़ा होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम का नाम देंगे। और हमारी बॉडी में कितने पेयर होते हैं? 23 होमोलोगस पेयर्स पाए जाते हैं। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। और कितने आपकी बॉडी के अंदर क्रोमाटिड्स होते हैं या आर्म्स होते हैं? 92 होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स होते हैं। यानी कि बेटा ये एक क्रोमोसोम यहाँ पर, ये कुछ ऐसे बना लिया हमने, ये एक और क्रोमोसोम, एक और उसी के तरह का क्रोमोसोम। अभी एक क्रोमोसोम का एक पेयर आ गया तो हम इसको नाम देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम का नाम देंगे, एक जैसे हैं दोनों के दोनों। ओके जी, नेक्स्ट बेटा हम बात कर लेते हैं ये जो क्रोमोसोम का पेयर है इससे रिलेटेड इसकी कंपोजिशन क्या होती है। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, ये बनता कैसी है, कहाँ पर होता है, किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। अगर बेटा हम इस न्यूक्लियस की बात करते हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले इस ऑर्गेनेली की, सेल के अंदर सबसे बड़ी ऑर्गेनेली का नेम क्या होता है? न्यूक्लियस। द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन द सेल इज नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज अ ब्रेन ऑफ सेल, इट इज अ रूम ऑफ सेल, सेंट्रल कंपार्टमेंट ऑफ सेल, सही है ना, काफी सारे इसके नाम हैं, जनरल नाम जिसको बोलते हैं। अब ये न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे क्रोमोसोम। ये सिंपल सी सीक्वेंस याद रखिए, क्रोमोसोम मिलके बना हुआ होगा डीएनए से प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और हिस्टोन प्रोटीन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, और इस डीएनए के ऊपर क्या पाए जाएंगे? जीन्स भी पाए जाएंगे। तो ये कुछ सीक्वेंस है। अगर हम बेटा क्रोमोसोम्स की कंपोजिशन देखें तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। अब दोनों के काम देख लें, डीएनए का काम क्या होगा और हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है। बेटा जितनी भी खसूसियात को ट्रांसफ़र करने का काम है, हेरिडिटी को कंट्रोल करने का जो काम है, जो ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, खसूसियात को कंट्रोल करता है, ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, खसूसियात को एक नस्ल से फादर टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र करता है, उस सारे प्रोसीजर के अंदर रोल किसका होगा? डीएनए का। लेकिन हिस्टोन प्रोटीन का जो रोल होता है वो इससे डिफरेंट होता है। बेटा मैग्नेट की अगर हम बात करेंगे, चलो चार्जेस की बात कर लेते हैं। चार्जेस की अगर बात करें तो हमें मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? हमेशा अट्रैक्ट करता है। तो बेटा ये जो आपके पास हिस्टोन प्रोटीन है या फिर ये साथ में डीएनए की बात करें तो इनके ऊपर भी चार्जेस होते हैं। डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हिस्टोन प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी वजह से जो हिस्टोन प्रोटीन होती है ना, इस तरह से ये हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स आगे, इन हिस्टोन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के ऊपर डीएनए रैप हो जाता है। नॉर्मल हालात में डीएनए रैप नहीं है, क्योंकि जब क्रोमाटिन है तो उस वक्त बिखरा पड़ा है, लेकिन जैसे ही क्रोमाटिन क्रोमोसोम में चेंज होना शुरू होगा उस वक्त ये जो आपके पास होंगे बेटा स्ट्रक्चर हिस्टोन प्रोटीन, ये इसके ऊपर डीएनए ऐसे रैप होना शुरू हो जाएगा, कुछ इस तरह से। ये अब आपसे अगर पूछ लिया जाए भाई रैप क्यों होता है, आपने आंसर कर देना है, बहुत सिंपल है। रैप इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से ना बहुत ज़्यादा मजबूती से पकड़ के रखता है। हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होगा? आपने कहना है हिस्टोन प्रोटीन का काम होता है कंपैक्शन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए को पैक करने का, कॉम्पैक्ट करने का जो काम है, डीएनए को क्रोमाटिन से क्रोमोसोम में चेंज करने का काम हिस्टोन प्रोटीन का होगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे? न्यूक्लियोसोम्स। और बेटा जब न्यूक्लियोसोम्स आपस में मिलेंगे तो न्यूक्लियोसोम्स के मिलने से आपके पास क्रोमोसोम बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज न्यूक्लियोसोम।
DNA plus histone protein combines and forms न्यूक्लियोसोम बनाएंगे। और न्यूक्लियोसोम आगे एरो लगाइए ऐसे, और न्यूक्लियोसोम से बन जाएंगे क्रोमोसोम। क्लियर है? अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होती है।